उम्मीद है ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे, कोई चीजों में दिक्कत नहीं आई होंगी। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो जरूर अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, या यहाँ पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है हेल्प, उसकी मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट करने, या आपका हमारे यहाँ पर लिंक भी है वहां पर टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके चीजों को यहाँ पर डिफाइन करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका भित्ति क्या होती है, ध्यान रखेंगे केवल पादपों में पाई जाती है, केवल प्लांट में पाई जाएंगी यहाँ पर कोशिका भित्ति सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल होती क्या है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो आउटर लेयर है जो बाहर जो उसको कवर कर रहा है वो सेल वॉल है, ठीक है। ये सेलुलोज का बना हुआ होता है और कोशिका को एक निश्चित आकार देता है, ठीक है। और जीवाणुओं में ये क्या होता है, जीवाणुओं में ये क्या होता है, जीवाणुओं में ये पेप्टिडो गल्केन के बने होते हैं, पेप्टिडो गल्केन के बनकर बना हुआ होता है, ठीक है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में ये पेप्टिडो गल्केन के बने होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बोल नहीं पा रहा हूं लेकिन ठीक है, आगे इसको देखते हैं। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल यहाँ पर निश्चित आकार एवं जैसे हमारी बॉडी होती है, जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है, तो हमारे पास तो क्या है, स्केलेटन है, स्केलेटन होते हैं, मतलब कंकाल तंत्र हमारे पास होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को आकार देता है, ठीक है। लेकिन प्लांट में तो ऐसा कोई स्केलेटन नहीं होता, हड्डियों का कोई ढांचा होता नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति उसको क्या करती है, आकार देने का भी कार्य करती है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग उसको एक शेप देने का भी कार्य करती है, ठीक है। अदरवाइज जो इस सेल भी है, इस सेल को सपोर्ट भी देती है, अदरवाइज इस सेल भी तो पचक जाएगी, अदरवाइज इस सेल भी तो, जैसे सपोज दैट यहां पर है, अगर यहां पर इसको जैसे कोशिका भित्ति नहीं है तो कोशिका भित्ति एक स्ट्रांग भी होती है, अगर इस पे प्रेशर पड़ेगा, दोनों साइड से यहां पर प्रेशर पड़ेगा तो पिचक भी तो जाएंगी। तो ये सेल वॉल क्या करती हैं, ये सेल वॉल इसको इस जो ये प्रेशर है इसको भी मेंटेन करने का कार्य करती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको कोशिका भित्ति भी समझ में आई होगी। कोशिका भित्ति हम किसे कहते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, तो केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, तो कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति देना। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोगल्केन की बनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपना दूसरा जो होता है वो होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर एरिया होता है, ये देखिए आउटर एरिया होता है, ठीक है। बाहरी एरिया होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है, इस कोशिका झिल्ली से सभी अवयव जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं, ठीक है। सभी अवयव ढके होते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली क्या करता है, एक कवर का काम करता है, उसके अंदर हमारे सारे के सारे ऑर्गेनेल, सारे के सारे जो चीजें होती हैं उसके अंतर्गत पाई जाती है। देखिए ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल होती है। इसमें क्या होता है सॉरी, इसमें क्या होता है कि कोशिका के जो अंदर और बाहर कोई भी पदार्थ अगर आ जा रहे हैं तो इनका जो निर्धारण करेगा वो यही कोशिका झिल्ली करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कोशिका के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाए या अंदर से आसानी से बाहर आ जाए, इनका जो निर्धारण करेगा वो यही सेल मेम्ब्रेन करेगी, यही कोशिका झिल्ली करती है उनका निर्धारण, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। और जो लिपिड होता है ये फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का बना हुआ होता है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का बना होता है। और जो लिपिड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को देखिए, लिपिड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये पाई जाती है। देखिए झिल्ली का जो उन्नत मॉडल है, जो मॉडर्न, जो हमारे पास बोलते हैं हम कि वेल डेवलप जो मॉडल दिया था, ये सिंगर व निकोलसन द्वारा दिया गया था। कब, 1972 में दिया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि मेम्ब्रेन का जो उन्नत मॉडल दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो सिंगर व निकोलसन द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण, मतलब ये आधा तरल में होता है, अर्धतरलीय प्रकृति मतलब आधा तरलीय प्रकृति के कारण, ठीक है, इसकी द्विसतह के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति होती रहती है, मतलब प्रोटीन इसमें घूमता रहता है, ठीक है। मतलब
अर्ध तरलीय होता है, मतलब फुल नहीं भरा होता है, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड जो भी होता है इस सेल में कंप्लीटली लिक्विड नहीं होता है, आधा लिक्विड में भरा होता है, जिससे कि इसमें प्रोटीन की मूवमेंट, मतलब प्रोटीन का ऐसा मूवमेंट इसमें चलता रहता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको सेल मेम्ब्रेन भी। आगे बढ़ते हैं हम अगले तारकाई की बात करते हैं, सेंट्रोसोम की बात करते हैं। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? बोबेरी ने की थी। बोबेरी ने तारकाई की खोज की, ध्यान रखेंगे, बोबेरी ने तारकाई की खोज की। ये केवल क्या होता है? जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, और सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको कि सेंट्रियोल्स कहते हैं। और ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? जब समसूत्री विभाजन होता है तो ध्रुवों का निर्माण करता है। ठीक है, ये जब जहां पे सेल जब डिवीजन होता है तो वहां पर ये सेंट्रियोल्स यहां पर क्या करेंगे? विभाजन का काम करेंगे, ध्रुवों का निर्माण में यहां पर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। जैसे इस प्रकार से सेल रहेगी, यहां पर ये दो प्रकार से इस प्रकार से रहेंगी। ठीक है, उसके बाद जब ये सेल बनेंगे तो ये जो दोनों सेंट्रियोल्स होंगे अपने अपने ध्रुवों, मतलब अलग अलग पोल बना देंगे, विपरीत ध्रुव बना देंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे इनको कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, जनरल आइडिया ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम अगला, अंतःप्रादर्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? तो ये क्या होता है? यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, नलिका युक्त भी होता है, चपटे होते हैं और थैलीनुमा संरचना होती है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जस्ट क्या है? केंद्रक के जस्ट नीचे पे होगा। ठीक है, और इस प्रकार से इसका शेप होगा। ठीक, इस प्रकार से इसका शेप होगा। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है इस पे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ मतलब खुरदुरा एंडोप्लाज्म अंतर्द्रव्य जालिका, और स्मूथ मतलब सॉफ्ट कोमल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए, जिस पर राइबोसोम चिपके होंगे, देखिए यहां पर आपको ये सतह दिख रही है, यहां पर इस डायग्राम में आपको ये सतह दिख रही है, तो इसमें पॉइंटेड है, तो ये पॉइंटेड जो चिपके हुए हैं ये राइबोसोम चिपके हुए हैं। ठीक है, या आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, ये जो पॉइंटेड है, ये बिंदु 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 जो संरचनाएं हैं, ये क्या है? राइबोसोम चिपके हुए हैं। किस पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम चिपके हुए हैं। तो जिस सतह पर राइबोसोम चिपके होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको क्या बोलेंगे हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी सतह बोलेंगे उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, और जिस पर ये राइबोसोम्स नहीं होंगे उसको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा ये वाला एरिया। ठीक है, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन सा वाला? ये वाला एरिया। ठीक है, जहां पर राइबोसोम, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उसकी जो झिल्ली होगी उस पर राइबोसोम्स नहीं होंगे, वो होगा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर राइबोसोम्स चिपके हुए होंगे वो होगा हमारे पास क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके कार्य देख लेते हैं। अच्छा देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इस पे राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, लिपिड का जो संश्लेषण है वो मुख्य स्थल यही होता है, लिपिड के संश्लेषण के, वसा का संश्लेषण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जो स्टेरॉइड जो हमारे पास हार्मोन्स होता है वो भी कहां पाया जाता है? इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि राइबोसोम्स होंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण भी होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगर क्वेश्चन बन गया कि वसा का संश्लेषण कहां होता है, या वसा का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहां होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का संश्लेषण या लिपिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके कार्य की अगर हम बात करें तो विभिन्न झिल्लियों के निर्माण के लिए क्या करता है? वसा एवं प्रोटीन का संचरण भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका निर्माण करने के लिए जो भी यहां पर प्रोटीन चाहिए होता है या वसा चाहिए होगी, लिपिड चाहिए होगा, उनका संचरण का भी यह कार्य करता है। पांचवा हम यहां पर देख लेते हैं, यहां पर राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो देखिए, जनरली जो पादप है, पादपों में राइबोसोम्स की जो खोज की थी वो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1953 में की थी। और जंतुओं में जो राइबोसोम्स की खोज की वो पैलेट ने की थी। कब? 1953 में की थी। गाइस, राइबोसोम्स को ही पैलेट कण भी बोलते हैं, पैलेट कण। और ये क्वेश्चन भी बन रखा है। ठीक है, पैलेट कण किसे बोलते हैं?
तो राइबोसोम्स को बोलते हैं। क्योंकि पैलेट ने इसकी खोज की थी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैलेट कण बोलते हैं। ठीक है, जब सिंपल आपके पास आए कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो हम जाएंगे सीधे पैलेट की तरफ। अगर क्वेश्चन बन गया कि पादपों में राइबोसोम्स की खोज किसने की, तो रॉबिन्सन की तरफ जाएंगे, रॉबिन्सन एवं ब्राउन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर सिंपल पूछ लिया तो पैलेट की तरफ जाएंगे कि पैलेट ने क्या किया, राइबोसोम्स की खोज की। लेकिन किसमें की थी, जंतुओं में की थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग में इसको फीड करेंगे। ठीक है, नामकरण तो रॉबर्ट ने कर दिया। जो यहां पर राइबोसोम जो नाम दिया, ये किसने दिया, रॉबर्ट ने नाम दिया था। ठीक है, रॉबर्ट ने यहां पर नाम दिया था। ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों, बता चुके हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा ये। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है मतलब सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण। अगर हम बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन का निर्माण, तो प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण। इसको ध्यान रखिए, जहां पे मतलब हमारे पास संश्लेषण वर्ड आता है, ठीक है, सिंथेसिस वर्ड आता है, वहां पर मतलब किसी चीज का निर्माण हो रहा है, तो जो आगे वर्ड होगा उसका निर्माण हो रहा है। तो प्रोटीन का निर्माण जब यहां होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये कहां कहां पाया जाता है, ये कहां कहां पाया जाता है, तो देखिए ये कोशिका द्रव्य में भी होता है। ठीक है, हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये मिलते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके थे। यूकैरियोटिक जो हमारे पास सेल होंगी, उसमें जो राइबोसोम होंगे वो क्या होंगे, एटीएस होंगे। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होंगी, उसमें जो राइबोसोम होंगे वो क्या होंगे, 70S होंगे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। एस का मैं बता चुका था, मतलब घनत्व तो समझ लीजिए, डेंसिटी समझ लीजिए इनकी। ठीक है, तो एस क्या है, स्क्वेटर्स इकाई है। बाकी आप इसमें देख लीजिए, स्क्वेटर्स इकाई है या अवसाद गुणांक है। अपरोक्ष रूप से आकार एवं घनत्व को डिफाइन करता है। ध्यान रखेंगे, नोट को भूल चुके थे हम, नोट ध्यान रखेंगे कि स्तनधारियों के आरबीसी में जो मैमल्स होते हैं, उनके आरबीसी में राइबोसोम्स व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैमल्स जो होंगे उनके आरबीसी में राइबोसोम्स व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन कई बार बन भी रखा है कि मैमल्स के या स्तनधारियों के आरबीसी में निम्न में कौन नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि स्तनधारियों के आरबीसी में राइबोसोम्स व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का स्तर देखिए, जिस हिसाब से चीजें चलेंगी उस हिसाब से आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी, ये किसने की थी, तो ऑल्टमैन ने इसकी खोज की थी। 1886 में इसकी खोज की थी, और जो इसका नामकरण है वो बेंडा ने दिया था। ठीक है, मतलब मान के चलिए बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, नामकरण पड़ोसी ने किया। तो यहां पर यही चीजें हुई कि ऑल्टमैन ने खोज किया और नामकरण किसने किया, बेंडा ने किया। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका का श्वसन स्थल होता है, कोशिका का श्वसन स्थल होता है। ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि कोशिका का श्वसन कहां होता है या कोशिका का श्वसन स्थल क्या कहां है, तो हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का क्या है, श्वसन स्थल है, या कोशिका में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होगा, जिससे कि अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होंगे जो ऊर्जा युक्त एनर्जेटिक, जो हमारे पास कार्बनिक जो हमारे पास मटेरियल होंगे, उनका ऑक्सीडेशन होगा, उनका ऑक्सीकरण होगा, और उससे क्या होगी, अधिक ऊर्जा इससे मिलती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन बना है, कई बार बना है कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन है, तो कौन है भाई, यही माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कोशिका का क्या है, ऊर्जा ग्रह है, पावर हाउस है। ठीक है, ये क्या होता है कि मतलब हम इसे ये मान सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, मतलब कोशिका तो यूकैरियोटिक है, उसके अंदर भी एक और कोशिका है जिसको कि हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है,
इसमें एकल वृत्ताकार डीएनए अणु, आरएनए, राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव मिलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एकल वृत्ताकार, ये जो डीएनए दिख रहा है आपको रेड रेड कलर का, ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये रेड रेड कलर के जो है, तो सिंगल स्ट्रैंड में यहां पर डीएनए बिखरा हुआ होता है, आरएनए भी बिखरा हुआ होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं जिसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होंगी वो यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो विभाजित होता है ये विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, और इसके जो डीएनए है, डीएनए जो मिलता है, डीएनए कहां कहां मिलता है, तो डीएनए एक केंद्रक में मिलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, एक हरित लवक में मिलता है। 3 जगह यहां पर डीएनए प्राप्त होता है किसी भी कोशिका में, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। तो अगला हमारे पास आ जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। तो गोल्जी काय क्या होता है, खोज करता कौन है, कैमिलो गोल्जी, और कैमिलो गोल्जी के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी काय पड़ा या गोल्जी बॉडी पड़ा। ठीक है, इसकी यह जो कोशिका, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास अगर क्या हो रही है, संश्लेषण हो रहा है कोशिका द्वारा, कुछ भी अगर संश्लेषण हो रहा है, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, मैं बता रहा था कि प्रोटीन अगर संश्लेषण हो रहा है तो मतलब निर्माण हो रहा है, या किसी अन्य पदार्थ का संश्लेषण हो रहा है तो उसका निर्माण हो रहा है। तो ये क्या करता है, अगर प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है तो उसको क्या करता है, अन्य पदार्थों को एक पुटिका मतलब एक पैकेट के रूप में यहां पर पैकिंग करता है, और कोशिका से इसको क्या करता है, कोशिका से इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, मतलब बाहर ले जाने का, अंदर लाने का भी काम करता है। ठीक है, कौन, गोल्जी बॉडी, लेकिन एक पैकेट के रूप में करेगा, पैकेट में उसको पैकिंग, उसकी पैकेट बनाएगा और पैकेट को सेल से बाहर, सेल से अंदर लाने का भी काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस का भी हम अगर बोले कि ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस हम बोले तो गोल्जी बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं, यातायात या ट्रैफिक मैनेजर भी हम इसको बोलते हैं। किसको, ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक मैनेजर जो हम बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को बोलते हैं, क्योंकि ये इसको मैनेज करता है कि किस चीज को कहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, ये गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी करता है। यह जो होता है कोशिका भित्ति, लाइसोसोम्स, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब ये निर्माण, ये फैक्ट्री हमारे पास है जो किस किस का निर्माण करेगी, तो कोशिका भित्ति का भी निर्माण करेगी, लाइसोसोम का भी निर्माण करेगी, कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करेगी, और उसका संश्लेषण भी करेगी, संश्लेषण मतलब निर्माण करना, ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण करेगी, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करेगी। तो ये कौन करता है, हमारे पास गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी काय जो के क्या होते हैं, ये फंक्शन होते हैं, ये कार्य करते हैं। जैसे आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा कि गोल्जी बॉडी क्या है, कहां ये पाई जाती है, सेल के किस भाग में स्थित होती है, इसकी मुख्य संरचना ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे हम देखते हैं यहाँ पर लाइसोसोम्स को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इसके जो खोज करता है वो डूबे इसके खोजकर्ता हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सूक्ष्म और सिंगल मेम्ब्रेन थैलीनुमा संरचना होता है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ठीक, इसका निर्माण क्या होता है, संवेष्टन विधि द्वारा होता है, पैकेजिंग मेथड द्वारा गोल्जी बॉडी में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किस किस का निर्माण कर रहा था यहाँ पर गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी किस किस का निर्माण यहाँ पर कर रहा था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम्स, और किस किस का निर्माण कर रहा था यहाँ पर, लाइसोसोम्स, कोशिका भित्ति, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं, उसका विखंडन द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड इनका निर्माण कर रहा था। तो लाइसोसोम का निर्माण भी कहां हो गया, पीछे हमारे पास यहां पर किस में हो गया, गोल्जी बॉडी में इसका निर्माण हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें सभी प्रकार के जल अपघटीय हमारे पास एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए जैसे ये हाइड्रोलाइसिस यहां पर दिखाया जा रहा है, तो यहां पर सभी जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, ठीक है, प्रोटोएजेस, कार्बोहाइड्रेज, ये जो सारे के सारे हमारे पास एंजाइम होंगे वो इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, एंजाइम सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इसको पचाने में सक्षम होते हैं। और जब इनको पचाने में सक्षम होते हैं तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बना है, कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। ठीक है,
इस देखिए, इसको भी नोट कर दीजिए, स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स स्तनधारियों के आरबीसी में बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते हैं। उम्मीद है लाइसोसोम्स भी आपको समझ में आया होगा। क्या इसके फंक्शंस होंगे? फंक्शंस इनको पचाने का कार्य करेंगे किसको? अब देखिए, कोई भी हमारे पास अवशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है, अब वो अवशिष्ट पदार्थ की आवश्यकता नहीं है तो वो क्या करता है, ये लाइसोसोम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, पचाने का कार्य कर लेता है, क्योंकि इसको सब कुछ पचाने में सक्षम है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा रहा है, प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स को भी पचा रहा है, सॉरी, लिपिड को भी पचा रहा है, इसी प्रकार से न्यूक्लिक एसिड को भी पचा रहा है। तो सभी चीजों को पचाने का इसमें सक्षम होता है ये, इसीलिए ये क्या होता है, इसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, अब हम बात करते हैं यहां पर लवक के बारे में। प्लास्टिड, प्लास्टिड हमारे पास क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड, सबसे पहले तो इसको समझिए कि प्लास्टिड केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको यहां पर 3 भागों में यहां पर विभाजित किया जाता है। पहला हमारे पास आता है हरित लवक, जिसको कि हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमारे पास आता है अवर्णी लवक, जिसको हम बोलते हैं लीकोप्लास्ट। तीसरा हमारे पास आता है वर्णी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये तीनों जो टर्म्स है इनको समझते हैं। जो हरित लवक होता है इसका रंग हरा होगा, किसके कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण होगा। जैसे आपको यहां पर इमेज में भी दिख रहा होगा, यहां पर तो क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें डायग्रामेटिकली यही चीज, ये हमारे पास प्लांट सेल हमने लिए अभी, तो क्लोरोप्लास्ट यहां पर दिख रहा है। जो कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, रंग हरा किसके कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण होगा। कई बार आपके पास ऑप्शन दिए होंगे जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं दिया होगा, उसकी जगह क्लोरोप्लास्ट दिया होगा, तो आप क्लोरोप्लास्ट की ओर जाकर उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होता है, प्लांट क्या करता है, अपने खाने का निर्माण करता है, अपना खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो होती है इसमें। अगला, हम इसको क्या बोलते हैं, पादप का रसोई घर भी बोलते हैं। जैसे हम पत्तियों को बोलते हैं कि पादप का रसोई घर है, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हरी हैं और वहां पर भोजन का निर्माण हो रहा है। और भोजन का निर्माण कैसे हो रहा है, इसी क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से भोजन का निर्माण होगा। देखिए, क्या क्या चीजें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, चार कंपोनेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। देखिए, पहला हो जाता है हमारे पास वाटर, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा अल्ट्रावायलेट रेज या प्रकाश, ठीक है। 4 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट को हम पादप का रसोई घर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें राइबोसोम पाया जाता है। यह पहले बता चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक और केंद्र और कोशिका द्रव्य, इनमें पाया जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर अवर्णी लवक की, ठीक है। अवर्णी लवक क्या होता है, देखिए, पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोप्लास्ट भी आप ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं अगर क्लोरोफिल नहीं दिया गया। अवर्णी लवक क्या होता है, अवर्णी लवक वो होता है जो रंगहीन, हमारे पास जो भी एरिया जहां पर रंग नहीं होगा, किस प्लांट में रंग नहीं है, वहां पर पाए जाएंगे ये अवर्णी लवक। जैसे सामान्यतः जहां हमारे पास सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, उन भागों में ये अवर्णी लवक पाए जाते हैं, जैसे जड़ों में या भूमिगत तने, ये जो होते हैं ये अवर्णी लवक सामान्यतः होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अवर्णी लवक क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का भी संरक्षण करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का भी संरक्षण करते हैं। तीसरा जो यहां पर टाइप आ गया वो आ गया क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, हमारे पास रंगीन लवक होते हैं। ये क्या होते हैं, लाल, पीले, नीले, नारंगी, ये कई प्रकार से हमारे पास जो कलर होते हैं ये वर्णी लवक होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे फूलों का रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो वर्णी लवक की वजह से होता है, इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पुष्प, फल भित्ति, बीज इत्यादि में ये पाए जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि जो पत्तियां अगर पीली होती हैं, पत्तियों का रंग जो पीला होता है, पीला पड़ने लगता है, वो उसमें कैरोटीन का निर्माण, मतलब अगर उसमें कैरोटीन का निर्माण ज्यादा होने लग गया तो पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पत्तियों का रंग पीला पड़ने के कारण है, ऑप्शन दे दिया आपको 4, तो उसमें ऑप्शन होगा कि कैरोटीन का निर्माण अधिक होने की वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें किसमें कौन कौन से यहां पर लवक पाए जाते हैं। तो टमाटर में पाया जाता है हमारे पास लाइकोपेन, गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, चुकंदर में पाया जाता है बिटानिन, ठीक है।
ये हमारे पास लवक होते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कई बार पूछ रखे हैं, टमाटर में कौन सा लवक होता है, सिंपल डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, टमाटर में कौन सा लवक होता है, गाजर में कौन सा लवक होता है, चुकंदर में कौन सा लवक होता है, कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, पौधों को अल्ट्रावायलेट रेज के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो लवक होता है वो होता है फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन क्वेश्चन बन सकता है कि फाइकोसाइनिन, या क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने वाला जो लवक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फाइकोसाइनिन। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर अपना 11वां टॉपिक 10वां टॉपिक राजधानी के बारे में। ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है, तो वैक्यूल्स देखिए जहां पर हमने सामान्य तो प्लांट सेल को दर्शाया है, तो कोशिका की निर्जीव संरचना ये होती है, कुछ नहीं होता है इसमें, निर्जीव संरचना है, कोई जीवन नहीं है। ठीक है, और जंतुओं में ये क्या होती है, छोटी छोटी होती है। ठीक है, इसमें तो ये तो प्लांट सेल थी, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ये होती है, लेकिन जंतुओं में इस प्रकार से डॉटेड में कहीं कहीं ये बहुत छोटी छोटी मात्रा में असंख्य रूप में होती है। ठीक है, देखिए पादपों में क्या करता है, लगभग 90% भाग में होता है। देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा, अभी ऊपर से नीचे भी है पूरा पीछे तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये किस चीज का है, इसी वैक्यूल्स का है, रसधानी का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया यहां पर कवर करता है। ठीक है, तो 90% भाग क्या करता है, पादपों में ये कवर करता है इसी सेल में। ठीक है, इसमें तरल पदार्थ होता है, इसके अंदर जो होता है तरल पदार्थ होता है, और एक सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू ये कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। गाइस ये क्वेश्चन बन रखा है, टोनोप्लास्ट किससे संबंधित है, तो वैक्यूल से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बन रखा है कि वैक्यूल्स की अंतिम संरचना या वैक्यूल्स की जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, राजधानी की झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये लेयर है ना जो इसको कनेक्ट कर रखी है, जो झिल्ली होती है इसकी, उसको ही हम टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही हैं और अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उसको रिवाइज करिए, उसको एक बार और देखिए। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी, उम्मीद है मुझे अच्छी, क्योंकि इतना टफ कुछ चीजें हैं नहीं, और नोट्स आपको हैंड नोट्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं, तो चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केंद्रक के बारे में। केंद्रक है क्या, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चला गया, ओहो ओहो गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है ठीक है हो गया सही, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक की बात करते हैं, तो इसकी जो खोज करता है वो कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, और ये कोशिका का मैनेजर होता है, मैनेजर का भी काम करता है। मतलब मैनेजर का मतलब क्या है, देखिए ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक के अंदर जितनी भी ये ऑर्गेनेल्स हैं, जितनी भी हमारे पास कोशिकांग है, इन सभी को मैनेज करने का काम करता है कौन, ये केंद्रक। ठीक है, मतलब कौन किस प्रकार से कार्य करेगा, कौन क्या कार्य करेगा, ठीक है, वो सब कुछ मैनेज करेगा ये केंद्रक। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन होता है वो डिसाइड करता है कि हमारे जो ऑर्गन है, हमारे जो अंग है, वो किस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, हाथ अभी क्या काम करेगा, मुंह क्या काम करेगा, ठीक है, हमारे पांव क्या काम करेंगे, या हमारी जो और भी बॉडी में जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे काम करेंगे, तो इन सब का जो मैनेजर हमारा माइंड होता है। इसी प्रकार किसी भी कोशिका का जो मैनेजर होगा कि कौन किस प्रकार से कार्य करेगा, वो जो होता है वो केंद्रक होता है, उसका सेंटर केंद्रक होता है। ठीक है, मैनेजर होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, तो इसमें क्रोमेटिन होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में धागेनुमा स्ट्रक्चर या धागेनुमा संरचना में यहां पर बिखरा हुआ होता है। और क्रोमेटिन जो नाम है, ये क्रोमेटिन नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो ध्यान रखेंगे फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमेटिन नाम दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोमेटिन नाम सर्वप्रथम किसने दिया। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोलता हूं क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन यही इसी टाइप के बनते हैं। आप सबसे पहले एग्जाम का स्टैंडर्ड समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं ब्रीफ हम लेंगे चीजों को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अभी उन्हीं चीजों को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिन नाम किसने दिया, तो किसने दिया, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया। ठीक है, और क्रोमेटिन होता क्या है, तो डीएनए और हिस्टोन, जो हमारे पास डीएनए और हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं, इनके आपस में जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो किसका निर्माण करते हैं, क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। और क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड होता है, डीएनए का थ्रेड होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे छोटे धागे के रूप में टूट जाते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और जो प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं,
इनमें इनकी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, निश्चित यहां पर गुणसूत्रों की संख्या होगी। जैसे मानव में 23 जोड़े होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे, चिंपैंजी में 24 जोड़े होंगे, बंदर में 21 जोड़े होंगे। देखिए, जो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये इसमें से क्या होते हैं, हमारे पास जो 22 जोड़े होते हैं, तो 22 जोड़े हमारे पास गुणसूत्र समान होते हैं। मतलब समान मतलब मेल में भी, मेल और फीमेल दोनों के गुणसूत्र यहां पर समान होंगे। लेकिन जो 23वां जोड़ा होगा, 23वां जोड़ा, ये गुणसूत्र अलग होता है और यही निर्धारित करता है कि आने वाले जो नेक्स्ट जो जनरेशन है, ये आने वाले जो संतति है, ये जायगोट का जो निर्माण हो रहा है, उसमें जो संतति आएगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये जो निर्माण करता है, या हम बोल सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमारे पास जोड़ी होती है, वो ये 23वीं जोड़ी होती है। 23वीं जोड़ी डिसाइड करती है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अगर मेल के, अगर हम बात करें कि मेल के एक्स, ये गुणसूत्र होते हैं मेल के, और एक्स गुणसूत्र होते हैं फीमेल के। तो अगर एक्स, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, तो ये किसका निर्माण करेंगे, बालिका का निर्माण करेंगे, एक्स एक्स गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, और अगर फीमेल का एक्स गुणसूत्र मेल के वाई गुणसूत्र से मिलता है, तो ये एक्स वाई का निर्माण करेंगे, मतलब लड़के का निर्माण होगा, बालक का यहां पर जन्म होगा। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये पूरा का पूरा डिफाइन कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो डिफाइन करता है, ये करता है यहां पर कौन, ये करता है यहां पर 23वीं जोड़ी। ठीक है, 23th जोड़ी जो हमारे पास जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो डिफाइन करेगा यहां पर। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुणसूत्र में प्रत्येक जो हमारे पास गुणसूत्र होता है, उसमें एक जेलीनुमा हमारे पास एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो गुणसूत्र में जेलीनुमा जो गाढ़ा भाग होगा, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स जो होता है वो 2 चेन से कुंडलित होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमाटा। ठीक है, क्रोमोनिमाटा कहलाता है। 2 चेन मतलब इस प्रकार से 2 चेनों से मिलकर बने होंगे, इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, गुणसूत्र तो क्या है, जेलेनुमा स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स मतलब जाल। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। चेन मतलब जो मैं, अब देखिए इसमें गुणसूत्र की अगर यहां पर मैं बात करूं, तो गुणसूत्र हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहां पर होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको खोलते हैं तो इसमें क्या होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए इस प्रकार से कुंडलित होता है, बहुत सारे डीएनए आपस में कुंडलित कुंडलित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डबल हेलिक्स तो है, कुंडलित है। ठीक है, चेन के रूप में है, और ये मुड़ मुड़ के क्या करते हैं, यहां पर जब आपस में ये डीएनए आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण होता है। और जब हम इस गुणसूत्र को खोलते हैं, इस गुणसूत्र को हम खोलेंगे तो इस प्रकार से डीएनए मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये डीएनए आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में थोड़ा सा मैट्रिक्स जाल बना रहे हैं, तो जंजाल जो बनता है ये कहलाता है हमारे पास मैट्रिक्स। समझ में आया मैट्रिक्स किसे बोल रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, एक बार और समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये गुणसूत्र हमारे पास है, पहले इसको पूरा हटा देते हैं। ये हमारे पास सपोज दैट ये गुणसूत्र है। ठीक है, ये गुणसूत्र हमारे पास है। ये अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट लूं यहां पर और इसको देखूं, तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए, तो डीएनए इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होगा। ऐसे ही बहुत सारे डीएनए ये आपस में इसी प्रकार से कुंडलित होगा, इस प्रकार से, और ये कुंडलित अवस्था में होंगे। ठीक है, इस प्रकार से है तो डबल हेलिक्स। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या आपको ये मैट्रिक्स जैसे दिख रहा है, जाल जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। ठीक है, जाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसी को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, गुणसूत्र का ही भाग होगा, लेकिन क्या होता है, डीएनए के पार्ट होंगे जो कि जाल नुमा संरचना बनाएंगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये मैट्रिक्स जो जिस चेन से जुड़े कुंडलित होते हैं, जिस चेन से बने हुए होते हैं, उसको क्रोमोनिमाटा बोलते हैं हम। ठीक है, और जो प्रत्येक जो क्रोमोनिमाटा होते हैं, ये क्या होते हैं, एक अर्ध गुणसूत्र होता है। इसका जो अर्ध गुणसूत्र होगा वो क्रोमेटिड कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, डीएनए, इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डीएनए है। अब देखिए मैट्रिक्स आपको समझ आएगा, जो ये डीएनए है आपस में जब जुड़ेगा, बहुत सारे जुड़ेंगे तो वो मैट्रिक्स बनाएंगे। अब हमने क्या बोला, इसका क्रोमोनिमेटा जो कहलाता है वो ये कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये क्रोमेटिड जो होंगे, मतलब सेमी सर्कल, मतलब यहां से लेकर और यहां तक, इसके बीच में जो ये पोर्शन होगा, इसको बोलेंगे हम क्रोमेटिड। ठीक है, इसको क्या होते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड।
और क्रोमेटिड जहां पे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, जहां पर ये जुड़ेंगे उसको बोलेंगे हम सेंट्रोमियर, ठीक है। और गुणसूत्रों में जो होते हैं बहुत सारे के हमारे पास जीन होते हैं जो क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है, गुणसूत्र में बहुत सारे जीन होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए अगर हम बात करें कि वंशागतिका वाहक अगर हम बोलें, जेनेटिक कैरियर अगर हम बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। और जीन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, या जो हमारे जो हम बोल सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है, यही जीन करता है, ठीक है। ये जीन क्या करता है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए जो जीन होगा हमारे पास, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, ठीक है, क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए के समूह से मिलकर बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है, डीएनए, चलो समझ जाइए, डीएनए के समूह से मिलेंगे बनेंगे। इस डीएनए का एक जो पार्ट होगा वो पार्ट क्या होगा हमारे पास, जीन होगा। वो पार्ट क्या होगा हमारे पास, जीन होगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे पास डीएनए था, इस डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होंगी सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं यहां पर डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में कि डीएनए और आरएनए की संरचना क्या है। तो डीएनए जो होता है वो क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है, जिसकी खोज किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। कब की थी, 1953 में की थी। और